कक्षा 9th के लिए कुछ व्याकरण जो बहुत ही आईएमपी हैं और इस वर्ष कक्षा 9वीं के 2021-22 के प्रश्न पत्र में ये पूछे गए हैं। इनको एक बार देखें। तो इसका प्रश्न क्रमांक 9 है जो परीक्षा में आया था कि जगन्नाथ के अनुसार काव्य किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है, ये 2 नंबर का प्रश्न था कि रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, अर्थात रमणीय अर्थ के प्रतिपादक धर्म को काव्य कहते हैं। अगर इतना लिखोगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न है जो व्याकरण से संबंधित है, काव्य के प्रकारों के नाम लिखिए। पहला, तो इसमें काव्य के 2 प्रकार हैं, एक श्रव्य काव्य और दूसरा दृश्य काव्य, तथा एक प्रकार के बारे में भी लिखिए। तो एक प्रकार का तात्पर्य पहला भी देख लें, श्रव्य काव्य। तो श्रव्य काव्य 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रबंध काव्य और दूसरा मुक्तक काव्य। और अधिक लिखना है तो प्रबंध काव्य की परिभाषा के अंतर्गत लिखेंगे कि वह काव्य जो बहुत अच्छे ढंग से बंधा हुआ हो या बहुत अच्छे ढंग से व्यवस्थित रचना को प्रबंध कहते हैं। और एक ऐसा काव्य जिसका ऊपर और नीचे यानी आगे वाले पद से और बाद वाले पद से कोई लेना देना ना हो, स्वतंत्र हो, स्वतंत्र 2 पंक्तियों में अपनी स्वतंत्र बात कहता हो, उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा कि जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति 1 से अधिक बार होती है। वर्ण जैसे कि उदाहरण देखें, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए। तो इसमें जो ता वर्ण है इसकी आवृत्ति 1 से अधिक बार हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। इसी का अथवा पूछा गया है कि यमक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यमक अलंकार जहाँ एक ही शब्द की आवृत्ति 1 से अधिक बार हो और अर्थ अलग अलग हो, वहाँ पर यमक अलंकार हो। इसका उदाहरण है, तो पर बारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी है उर्वशी समान। तो यहाँ पर 1 से अधिक बार उर्वशी शब्द का प्रयोग हुआ है और सभी जगह अर्थ अलग अलग है। जैसे कि तो पर 12 उर्वशी यानी निछावर हैं, ऐसी कई उर्वशी इंद्र के दरबार में रहती हैं, वह उर्वशी जो बहुत अधिक सुंदर है। तो ऐसी कई उर्वशी आप पर न्यौछावर हैं राधा, श्री कृष्ण कहते हैं सुन राधिके सुजान, और तू मोहन की उर्वशी यानी तू श्री कृष्ण के हृदय में वास करती है। और एक जगह पर इंद्र की दासी के रूप में और दूसरी जगह हृदय के रूप में, और यानी हृदय में बसना। अगला प्रश्न है, नाटक के तत्व लिखिए। तो नाटक के तत्व में कथावस्तु, चरित्र चित्रण, भाषा शैली, संवाद, मंचन, देश काल व वातावरण, और अंतिम तत्व रहता है इसका उद्देश्य। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 इसके तत्व हैं, जिसमें महत्वपूर्ण तत्व है मंचन। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज की परिभाषा लिखिए एवं एक रिपोर्ताज का उदाहरण भी लिखिए। तो रिपोर्ताज एक फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। वर्तमान में यह शब्द रिपोर्ट जो अंग्रेजी का शब्द है से ज़्यादा प्रचलित है। रिपोर्ट किसी घटना के यथा तथ्य वर्णन को कहते हैं, जैसा देखा वैसा ही वर्णन करना ही रिपोर्ट है। इसका कलात्मक एवं साहित्यिक स्वरूप ही रिपोर्ताज है, जो आँखों देखी घटना पर आधारित होती है। उदाहरण के लिए रांघे राघव का है तूफानों के बीच, उपेंद्र नाथ अस्क का है रेखाएं और चित्र, धर्मवीर भारती का है युद्ध यात्रा। तो कोई यहाँ पर एक रिपोर्ताज का नाम लिखना है, 3 में से कोई भी एक लिख सकते। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए। तो 2 नंबर का प्रश्न है। पहली विशेषता होगी कि प्रेमचंद की भाषा सरल, सहज और ग्रामीण परिवेश की मुहावरेदार भाषा। दूसरा होगा, इनकी शैली आकर्षक है, मार्मिक एवं भावनात्मक। अथवा में एक प्रश्न, हरिशंकर परसाई जी की भाषा शैली की 2 विशेषताएं लिखिए।
तो हरिशंकर प्रसाद जी की भाषा सरल है, सहज है, व्यंग्यपूर्ण है, और जहाँ व्यंग होता है वहाँ कटाक्ष भी होता है। दूसरी विशेषता है शैली इनकी विविधतापूर्ण है, व्यंग से परिपूर्ण है, प्रश्नवाचक या प्रश्नात्मक शैली है, विवेचनात्मक शैली का प्रयोग किया है, सूत्रात्मक शैली है, भावात्मक। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हरिशंकर प्रसाद जी ने अनेक शैलियों का प्रयोग किया है। तो अगला प्रश्न है कि निपात शब्द से क्या आशय है, उदाहरण सहित लिखिए। तो जहाँ वाक्य में जोर दिया जाए जिस शब्द को, वह निपात शब्द कहलाता है। वाक्य होते हैं मगर कोई एक विशेष शब्द होता है जिस पर उस वाक्य में जोर दिया जाता है, तो जिस शब्द पर जोर दिया जाए वह निपात शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए कहा जाए कि आप एक ईमानदार व्यक्ति हैं, तो यदि हम इस पूरे वाक्य पर ध्यान दें तो इसमें जो ईमानदार शब्द है इस पर जोर दिया जा रहा है, इसलिए यह एक निपात शब्द है। फिर अगला प्रश्न है मुहावरे की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो इसका प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है, अर्थात मुहावरा वाक्य का अंश होता है, और जब इसका प्रयोग करते हैं तो वाक्य बहुत सुंदर और लाक्षणिकता से परिपूर्ण हो जाता है। उदाहरण देखें, आग में घी डालो, ये उदाहरण हो गया। इसका अगर हम वाक्य में प्रयोग करें तो लिख सकते हैं कि रामू और श्यामू की लड़ाई शांत हो गई थी, मगर पड़ोसियों ने उसमें आग में घी का काम किया और लड़ाई को फिर से बढ़ा दी। अगला प्रश्न है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो चौपाई छंद एक मात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण के लिए, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, देखहु लक्ष्मण परम सुहाई। तो दोनों तरफ 16-16 मात्रा है इसमें। अगला प्रश्न है मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। प्रकृति को मानव का स्वरूप प्रदान किया जाए। प्रकृति है उसको मनुष्य मान के और ऐसा वर्णन किया जाए कविताओं में जैसे कि वो मनुष्य का रूप धारण किए हुए हैं, तो प्रकृति पर मनुष्यता को आरोपित करना ही मानवीकरण है। प्रकृति को मानव के आचार व्यवहार की तरह, यानी प्रकृति है मगर मनुष्य के आचार व्यवहार की तरह उसको दिखाना मानवीकरण होता है। जैसे कि उदाहरण देखें, जल्दी समझ में आएगा कि सत पुड़ा के घने जंगल, ऊँघते अनमने जंगल। तो पेड़ पौधे ऊँघते नहीं हैं, अनमने नहीं रहते, जीव अनमने रहते हैं। जीव जंतु अनमने हो सकते हैं, ऊँघते हुए हो सकते हैं। तो यहाँ जीवों को आरोपित कर दिया जंगल के ऊपर, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। एक दूसरा उदाहरण देखें, फूल हंसें कलियां मुस्काईं। तो ये भी हंसना मुस्कुराना मनुष्य का है, जीव का है। मनुष्य हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और यहाँ प्रकृति को हंसता और मुस्कुराता हुआ दिखाया है, तो यहाँ पर भी मानवीकरण